हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस TGI आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में, और कहा जाए कि हम लोग 16 महाजनपद और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध के उत्कर्ष होने से कई शासकों का उदय हुआ, जिसमें आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में बता रखे हैं। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें यह देखेंगे कि इसके जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के 3 स्रोत हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्रोत है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा है हमारा विदेशी स्रोत, अर्थात विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। ये 3 स्रोत हैं जिसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहता है। ब्राह्मण ग्रंथ, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। उसके बाद अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस। उसके बाद पुराण आता है, पुराण। ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद अगर और हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, और है जैन ग्रंथ। दोस्तों, इस ग्रंथ के माध्यम से ही हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें, अंगुत्तर निकाय। इसके बाद इसमें आता है दीपवंश। दीपवंश के बाद महावंश के बाद हमारा देखने को मिलता है महाबोधि वंश। ये बौद्ध ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। सबसे पहले अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश। जैन ग्रंथों की बात करें तो भगवती सूत देखने को मिलता है। इसके बाद भद्रबाहु, कल्पसूत्र। ये जैन ग्रंथ है जिनके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलते हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख में क्या देखने को मिलता है तो भवन देखने को मिलता है, भवन, स्तूप, इसके बाद गुफा, मृदभांड इत्यादि। ये मृदभांड का मतलब आप समझ लीजिएगा। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, और यही मिट्टी के बर्तन को अगर हम आग में पका देते हैं तो वो बन जाता है टेराकोटा, जो कि एक बार बीपीएससी में पूछा गया था। इसके बाद एक है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख। तो ये है हमारा पुरातात्विक स्रोत। इस पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। और एक है हमारा विदेशी स्रोत, वो है हमारा इंडिका। हालांकि इंडिका अभी मूल अवस्था में नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य।
इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके लेखक थे चाणक्य, जिनको कौटिल भी कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मुद्र राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, विशाख दत्त, तो इसको ध्यान रखेंगे। पुराण का रचना वेद व्यास किए थे, वेद व्यास। और इंडिका का अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज, मेगानीज, ये वो मेगास्थनीज है जो सेलुकस के दरबार में रहता था और जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा कुछ जानकारी के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ कैसे। ये तो जानकारी का स्रोत है, ये हमारे साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है और विदेशी विवरण है। इसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल पाती है। लेकिन इसका स्थापना कैसे कैसे हुआ, इसको समझते हैं। अगर हम स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के सहायता, घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अगर हम कहा जाए कि स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद वही है नंद वंश के सबसे अंतिम शासक। तो घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मौर्य वंश की स्थापना किए थे, मौर्य वंश की स्थापना किए। तो ये आप समझ पाए कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुआ था। मौर्य वंश स्थापना कार्य घनानंद को पराजित करके किया गया था। ठीक है, जूमिंग हो रहा था है? जूमिंग नहीं ना हो रहा था, आगे पीछे जा रहा था। तो अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे हुआ। हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। हालांकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला था। तो एक लंबा कालखंड रहा है जिसमें कई शासक आए। उसमें से प्रमुख शासक की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थापना कैसे कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हुआ था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुआ। एक घनानंद, जो कि आपको हम पिछले बार बताए थे कि नंद वंश के सबसे अंतिम शासक था,
और चाणक्य जो घनानंद के दरबार में रहते थे, जिसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकाला गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता लेकर के, या फिर ये कह सकते हैं कि बदले की भावना से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और फिर घनानंद को पराजित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर माता की नाम पता करें तो इनकी माता का नाम था मुर, जिसे संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में इस शब्द का अगर अर्थ देखें तो इस शब्द का अर्थ होता है, अर्थ मौर्य होता है, समझ गए। और इसी मौर्य की वजह से इस वंश का नाम पड़ता है मौर्य वंश, जिसे हम लोग कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य। चाणक्य ने जो शत्रुओं के प्रति जो चाल चली थी, वो चाल के बारे में प्रॉपर जो वर्णन है वो विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में है। मुद्रा राक्षस में कहा जाए कि चाणक्य के द्वारा रचे गए सारे नीतियों का वर्णन है, जिसकी रचना कौन की थे? विशाख दत्त। अगर हम मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस नामक ये नाटक है, इसको याद रखें, मुद्रा राक्षस नामक नाटक है। मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या जो चाणक्य थे, मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चाणक्य ने तो समझते हैं मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चाणक्य के द्वारा चले गए चाल का विस्तृत वर्णन है। इसका अर्थ यह है कि जो चाणक्य ने चालें चली थी किसके प्रति? घनानंद के प्रति, उसके बारे में मुद्रा राक्षस में दिया गया है। इसके लेखक कौन थे? विशाख दत्त। और इसका जो रचना हुआ था वो हुआ था 9वीं सदी में हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम शासकों में से एक थे जिन्होंने अपनी व्यक्तित्व और बुद्धि के बलबूते पर इतिहास के पृष्ठों पर एक नया आयाम लाए, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक रहे हैं भारत के लिए। आइए आगे समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की और क्या क्या चीजें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम जाति का निर्धारण करने के लिए बैठे तो भारतीय इतिहास के लिए काफी एक कह सकते कि कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि जहां ब्राह्मण ग्रंथ एक और चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र बताते हैं तो वही जैन और बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में खास करके पुराण, तो अगर हम इसको बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण का ग्रंथ है तो ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र बताया गया है। क्षुद्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य इस पुराण के अकॉर्डिंग क्या है भाई? तो वो क्षुद्र है। लेकिन ये तथ्य गलत हो सकता है, क्योंकि अगर वो शूद्र होते तो रूढ़िवादी ब्राह्मण ना केवल इसका विरोध करते बल्कि उन्हें राजा के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं करते। वही बौद्ध ग्रंथों की बात करें या जैन ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ हो या जैन ग्रंथ,
बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? तो क्षत्रिय बताया गया है, अर्थात क्षत्रिय बताया गया है। और ये बात सत्य हो सकता है, क्योंकि अगर वो क्षुद्र होते तो रूढ़िवादी ब्राह्मण कभी भी इसको स्वीकार नहीं करते। तो आगे देखते हैं। देखिए, जहां तक चाणक्य की बात है ना, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे और वो तक्षशिला का एक ब्राह्मण थे। मौर्य साम्राज्य के समय तक्षशिला शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। अगर हम बात करें तो जस्टिक नामक इतिहासकार, जस्टिक नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। जस्टिन नामक एक यूनानी लेखक है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार ये समझते हैं कि जस्टिन नामक जो यूनानी लेखक हैं ये क्या बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी 6 लाख की सेना कैसा? पैदल वाले सेना थे, है ना, पैदल सेना। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार कितना पैदल सेना था? 6 लाख। उसके अलावा 30,000 जो था सेना था और 9,000 हाथी सेना था, 8,000 अश्वचलित रथ था, अश्वचलित रथ। इतनी विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया। यह बात गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन यह बात सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी उत्तर भारत में, है ना, पश्चिमी उत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिकंदर अपने विजित क्षेत्र को जा रहा था छोड़ करके, तो वो सेल्यूकस को पश्चिमी उत्तर भारत में राजा बना के गया था। तो उसी को लेकर इसलिए पश्चिमी उत्तर भारत में सेल्यूकस का कब्जा था। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में युद्ध होता है और इस युद्ध में पूरी तरीके से सेल्यूकस की पराजय हो जाती है। तो लिख सकते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 बीसी में युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, 305 बीसी में से जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरीके से हार गया था। सही से आप नहीं है, सेल्यूकस बुरी तरीके से हार गया था। यानी कि इस युद्ध में 305 बीसी में जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ तो इसकी हार हो गई। इस हार के बाद जब संधि होता है तो ये संधि में ये तय होता है कि सेल्यूकस कहा जाए कि इस युद्ध के बाद, लिख सकते हैं इसको कि इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में काबुल
काबुल के बाद गंधार, गंधार के बाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, मौर्य को दिया। तो इसको समझना पड़ेगा कि जब ये युद्ध हुआ 305 बीसी में, तो कहा जाए कि इस युद्ध में सेल्यूकस ने एक संधि की, उस संधि में 500 हाथी कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेता है। बदले में कहा जाए कि काबुल, गंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र को कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। तो इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना से, आप देख रहे थे कि जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में कहा कि 500 हाथी लेकर के और अपना कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। इसके अलावा सेल्यूकस का एक पुत्री थे जिसका नाम था हेलिना, सेल्यूकस के पुत्री का नाम था हेलिना, हेलिना। तो हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बाबू, तो सेल्यूकस के दरबार में या राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। तो उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस के दरबार में भेज दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। सेल्यूकस के दरबार में, इसको लिख सकते हैं, सेल्यूकस के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत रहता था, राजदूत रहता था। इस राजदूत ने कहा जाए कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत को, राजदूत कौन था? मेगास्थनीज तो रहता था, तो उसने मेगास्थनीज को कहा जाए कि सेल्यूकस ने क्या किया, जो सेल्यूकस था, तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिए थे और उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो इसको लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, जैन धर्म की दीक्षा ली। और इनकी मृत्यु की बात करें, और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु जो हुआ था 298 बीसी में हुआ था। मृत्यु का जो स्थान था वह था श्रवणबेलगोला। कहाँ हुआ था? तो श्रवणबेलगोला में हुआ था, बेलगोला। किस विधि के तहत हुआ था? तो संलेखन विधि के तहत, संलेखन विधि। ये संलेखन विधि है क्या, इसको समझिए। जैन धर्म में शरीर को त्यागने का एक विधि है। इस विधि में अन्न और पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी को कहा गया है संलेखन विधि। तो हम लोग अगले वीडियो में ये जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस प्रकार से आगे जो इनके पुत्र होते हैं, बिंदुसार, एक था बिंबिसार, एक है बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, बिंदुसार और अशोक के बारे में। फिर यह हमारा कहा जाए कि 16 महाजनपद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।